क्या होगी, कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, इस पर जो चर्चाएं थी वो कल से ही गर्म थी। जब हम सारे जो पत्रकार थे फील्ड में इसको कवर कर रहे थे तो हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिर बैठक कब होगी, क्योंकि एक बिल्कुल इसकी संभावना नजर आ रही थी कि एक इंटरिम चेयरमैन बना दिया जाए और उसके बाद बोर्ड एक बार बैठ के डिसाइड करेगा। लेकिन इसके विपरीत जो है निर्णय हुआ कि तुरंत ही दूसरे दिन ही मीटिंग बुला ली गई, ताकि इस तरीके का कोई असमंजस ना रहे। और बैठक में सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि नोएल टाटा को चुन लिया गया है। हमारे पास इस पर और बात करने के लिए संजय अशर भी जुड़ गए हैं। अशर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि नोएल टाटा जी का चुनाव हो चुका है टाटा ट्रस्ट के लिए। अब वो आधिकारिक तौर पर रतन टाटा की जगह लेने वाले हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस चुनाव के बाद आपको क्या लगता है कि ग्रुप का जो काम है उसमें क्या बदलाव आएगा? एक तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि नोएल टाटा साहब ने ये इलेक्ट हो गए हैं और उन्होंने ट्रेंड, वोल्टास, टाइटन सब में बहुत ही अच्छा काम किया है। उनको टाटा ग्रुप की जो फिलॉसफी है वो भी परफेक्ट समझ में आती है और उन्होंने वो बराबर से पालन भी किया है। तो मेरे हिसाब से एकदम ही ठीक डिसीजन हुआ है कि भाई नोएल टाटा जी अब भी चेयरमैन बन जाएंगे टाटा सन्स के। और जो टाटा ग्रुप की जो फिलॉसफी है, जो वैल्यू सिस्टम है, उनको वो आगे बढ़ाएंगे और उनको एकदम ही स्थिर रखेंगे और मजबूत करेंगे वैल्यू सिस्टम्स को फर्दर। सो मेरे हिसाब से तो ये जो डिसीजन है नोएल टाटा वाला कि भाई उनको चेयरमैन के नाते चुना गया है, वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है और टाटा ग्रुप को और भी हाइट्स पे ले जाएगा। जी, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। और नोएल टाटा के पक्ष में आपको क्या लगता है कि और कौन सी चीज़ें गई? देखिए, वो तो मतलब कहीं ना कहीं सक्सेसर थे ही, उसमें शामिल थे। लेकिन क्या ये चीज़ भी उनके लिए क्रूशियल है? क्योंकि कंपनी अगर कोई फैसला ले रही है, बोर्ड अगर कोई डिसीजन ले रहा है, तो आगे को देखकर भी सोचता है। तो उनके जो बच्चे हैं, नेविल टाटा या फिर माया टाटा या फिर लिया टाटा, ये भी तीनों टाटा ग्रुप की कंपनी से जुड़े हुए हैं। क्या ये चीज़ भी उनके फेवर में गई? या वो भी फेवर में गई है, बल्कि उनकी जो काबिलियत है वो भी, उसको भी परसेंटेज ज्यादा दिया गया है। सिर्फ फैमिली मेंबर है उसीलिए नहीं, बट उनकी काबिलियत भी है, उस हिसाब से भी उनको चुना गया हुआ है। बट ये जो टाटा फैमिली है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था इनको चुनना, इनको इलेक्शन करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त जाने माने वकील कपिल संकला साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन के तौर पर लगभग अब ये तय हो गया है कि नोएल टाटा, जो हमें सूत्रों के जानकारी मिल रही है, वो अब आगे की कमान संभालेंगे। अब तक हमने तमाम चीज़ों की बात की। जाहिर सी बात है, एक बड़ा ग्रुप और इन सब की चीज़ों में अगर हम देखें तो तमाम औपचारिकताएं होती हैं। अब जब किसी सक्सेसर की बात आती है तो किन किन पड़ावों से जो है वो गुजरना पड़ता है, और उसके साथ ही आपको क्या लगता है कि सब बेहतर जो है वो तो ठीक है, लेकिन चैलेंजेस क्या रहेंगे? जी देखिए, सक्सेशन जो होता है किसी भी कंपनी, और इसमें तो एक कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत एक कॉर्पोरेशन है, उसमें बहुत सारे इश्यूज पे डिपेंड करता है। तो इस कंपनी, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी मल्टीपल पार्टीज को ग्रूम करा जा रहा था। इनके बेटे साहब को भी ग्रूम करा जा रहा था। बात ये भी हो रही थी इनकी बेटियां भी काफी स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं। पर कुछ जो चीजें हैं वो इनके स्ट्रांगली पक्ष में गई। एक तो ये था कि इन्होंने ट्रेंट को एक काफी तगड़ा प्रॉफिट मेकिंग वेंचर अपने आप बनाया। दूसरा, इनका एक्सपीरियंस और एज इनके साथ आया। तीसरा ये है कि जो भी, ये पहले भी देखा गया है कि जिनको भी ये ग्रूम करते हैं उनको टाटा सन्स में काफी स्ट्रांग पोजीशन में लेकर आते हैं। और इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि टाटा एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसमैन की नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट की है। उसमें फर्क है। फर्क ये है कि वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं देख रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि हैप्पीनेस क्वोशिएंट क्या है, देश कहाँ जा रहा है, व्हाट आर द चेंजेस दैट वी कैन डू फॉर द एम्प्लॉइज दैट आर देयर। हम लोगों के लिए क्या चेंजेस ला सकते हैं। टाटा काफी वेल नोन है, 60% 70% उनकी जो वेल्थ है
वो फिलैंथ्रोपिकल एक्टिविटीज में जाती हैं। तो ये बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचते हैं। तो एक तो ये है कि जो इनकी वैल्यूज हैं उनको कौन संभाल के रखेगा और उन वैल्यूज को आगे कौन लेकर जाएगा, ये भी देखना बहुत जरूरी था। तो एक ये वाला इशू भी टाटास के ग्रुप में इम्पैक्ट करता है, जो कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी करेगा ही करेगा। तो ये कुछ इश्यूज थे जो बहुत जरूरी थे। अब जब ये बात हो गया कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो मैं एक चीज मानता हूं कि जब हम वकालत में भी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक तो होती है लॉ, जो लॉ है इंडिया की, इंटरनेशनल लॉज जो है, और एक होता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट होता है जो मीडिया में जब आ रहा है, ट्विटर में आ रहा है, तो लोग क्या कह रहे हैं। तो इंडिया में कंपनीज और कॉर्पोरेट्स का मार्केट सेंटिमेंट शेयर्स दिखाते हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है कि टाटास के शेयर बहुत ज्यादा तरीके से इंपैक्टेड नहीं थे, जिससे ये पता चलता है कि एक बड़ी, ना सिर्फ एक सॉलिड फाउंडेशन पे थी, पर उनका सक्सेशन प्लान भी काफी सॉलिड फाउंडेशन पे था। क्योंकि हमसे पहले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो मार्केट लीडर्स हैं उनको पता होता है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, और उन्होंने टाटास के शेयर इंपैक्ट नेगेटिवली नहीं होने दिए, जिससे पता चलता है कि ये जो सक्सेशन प्लान था ये ऑलरेडी ना सिर्फ इन प्लेस था, बट ऑल्सो काफी एक्सेप्टेड भी था और काफी एक्सेप्टेबल भी था। तो ये मेरी थॉट प्रोसेस है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि जो उन्होंने करा है काफी ठीक करा है, और मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हिस्टोरिकली जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतना बड़ा अपील होता है तो उसके मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत नेगेट हो जाते हैं, लोग जो होते हैं वो काफी डर जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। कपिल जी, अब मेरा एक सवाल ये होगा, आपने कहा कि पहले से इसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन एक बड़ा ट्रस्ट है, अब उसको मेंटेन करने के लिए और जो जितने भी वेरियस स्टेक होल्डर्स होंगे उनके ट्रस्ट को, उनके कॉन्फिडेंस को, जो भी एसोसिएटेड स्टेक होल्डर्स होंगे वो मेंटेन करने में ये, और पूरे टाटा इकोसिस्टम को बनाए रखने में ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, और मेंटेन कहाँ तक कर पाएंगे वो? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक काफी एक काफी फ्यूचरिस्टिकली काफी डेंजरस और काफी स्कैरी आउटलुक भी है कि आगे पता नहीं क्या होगा। और इसी वजह से जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने सक्सेशन प्लान्स को शुरू से ही लेकर चलती हैं। आई रिमेम्बर कोई 18 से 20 साल पहले मैंने एक कंपनी के लिए काम करा था, जहां पे पूरे फैमिली मेंबर्स एक प्लेन में जा रहे थे और कुछ हादसा हो गया था, एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइफ। तो तब उनका सक्सेशन प्लान भी था, वो भी उसी प्लेन में था। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये मल्टीपल लेवल्स पे सक्सेशन प्लान्स लेकर चलती है। जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि मैं कंपनीज के लिए केसेस करता हूं, मैंने टाटा के साथ और टाटा के अगेंस्ट भी केसेस करे हैं, तो कुछ जो चीजें पता चलती हैं वो ये पता चलती हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टाटा जब अपने किसी भी आदमी को ग्रूम कर रहा होता है, जब हमें पता चलता है कि उसकी काफी अच्छी वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन में, ये पता चलता है कि वो कितनी सारी फिलैंथ्रोपिकल एक्टिविटीज के साथ एसोसिएटेड है। ये टाटास का एक मूल मंत्र है, और उसके लिए ये जरूरी है कि वो टाटा सन्स और टाटा फिलैंथ्रोपिकल सोसाइटी से कितनी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आपको ये पता चल जाता है कि उसको किस तरह से ग्रूम करा जा रहा है। तो यहां तक ये बात हो गई, इनको ग्रूम तो काफी पहले से किया जा रहा था, हमें पता है ये टाटा सन्स में कितनी क्लोजली इन्वॉल्व थे। पर अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी कोई नया आदमी आता है उसका एक वर्क कल्चर, एक उसका वर्क स्टाइल अलग होता है। और एक पुरानी कहावत है कि बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ को पनपने में देरी लगती है। ये छोटे पेड़ नहीं होंगे, परंतु रतन टाटा जी एक बहुत ही बड़े पेड़ थे। To actually step into his shoes and to also make an impact is something that only time will tell. परंतु जहां तक ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, मेरे ख्याल से फंडामेंटली द कॉर्पोरेशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। मैं इतना जानता हूं इनके लीगल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, जो इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जो इनके लीगल चेक्स होते हैं, वो टाटा के परहैप्स इंडिया में सबसे बेस्ट। उनके जो एथिकल वर्क स्टाइल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो एंटी ब्राइबरी लॉज, एंटी PMLA के लॉज, इन सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से बड़े फाइन प्रिंट के साथ यूज करते आए हैं, और ध्यान देते गए हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ ना हो जो उन पे उंगली उठा सके। अहम बात आपने कही, और ये बहुत मायने रखता है कि जिस तरह से एक व्यक्ति की ग्रूमिंग भी होती है और उसका एक्सेप्टेंस भी जो है वो शायद चेक किया जाता रहता है, और तमाम बातें एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ी बात की बड़ी जिम्मेदारी है। इसको हर तरह से विश्लेषण हमने किया, पॉजिटिव और इसके साथ ही क्रिटिकल होकर भी देखा, और बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजय आशीष साहब। इसके साथ ही कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और शानदार विश्लेषण के लिए। अपने सहयोगी अभिषेक और इसके साथ ही अंकुर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करें।